अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। खाई में गिरने वाली गाड़ी में एक ड्राइवर ही था जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वो ज़िंदा तो बचा लिया गया था लेकिन मजदूर हो चुका था। अब वो पूरे 22 घंटों के बाद ये मिशन पूरा करके वापस अपने घर जा रहा था। हेलीकॉप्टर के इंजन में कोई तकनीकी मसला आ रहा है। हमें अभी इसी वक्त आबादी से हट कर फौरी लैंडिंग करना पड़ेगी। इनके आगे बैठे पायलट ने अपने माइक में कहा तो वो सब ही फौरी लैंडिंग की तैयारी करने लगे। पायलट ने कंट्रोल टावर को भी इत्तला पहुंचा दी थी और इन्होंने इत्मीनान से कुछ हदायत देकर इन्हें लैंडिंग की इजाज़त दे दी। तुम भी ये जैकेट पहनो ना। साथ वाले फौजी ने दनियाल को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को कहा तो इसने बुरा सा मुंह बनाकर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे गर्मी लगती है। इसकी बात पर सब हंसती है। तुम अब भी इतनी बचकानी हरकतें क्यों करते हो? एक ज़रूरी अमल में अपनी मर्ज़ी क्यों शामिल कर लेते हो? ज़रा सी भी मैच्योरिटी नहीं आई तुम में। इसके साथ ही फ़ौजी ने कहा, कैप्टन दनियाल, वियर योर जैकेट नाउ। मेजर असलम ने कहा हुक्म दिया तो इसने फ़ौरन यस सर कहते हुए अस्बात में सर हिलाया और अपनी जैकेट पहन ली। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? सवाल करने वाला दनियाल ही था। मनसहरा में हैं। सामने बैठे हुए डॉक्टर ने इसे बताया। फिर हेलीकॉप्टर बिल्कुल आसानी और हिफाजत से ही आबादी से ज़रा हट कर नीचे उतार दिया गया। अभी वो दरवाज़ा खोल ही रहे थे कि इन सब के कानों में तेज़ फायरिंग की आवाज़ आने लगी। सभी तकरीबन अपने हवास बहाल करते हुए समझ चुके थे कि ये क्या हो रहा है। फायरिंग की आवाज़ें करीब आती जा रही थी। सभी बिल्कुल चौकस हो चुके थे और अपनी अपनी बंदूकें उठा ली थी। कैप्टन दनियाल और कैप्टन हारिस, तुम दोनों सबसे पहले इस दरवाजे से बाहर निकलो और फिर हम पिछले दरवाजे से बिल्कुल बाहर निकल कर इनके पीछे से हमला करेंगे। ये बच कर जाएंगे कहाँ? हेलीकॉप्टर में बैठे मेजर असलम ने कहा तो इन दोनों ने यस सर कहते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाया और दरवाजे से बाहर निकल गए। वो बिल्कुल सुनसान जगह थी जहाँ पर कोई आदमजात नहीं था। बस फायरिंग की तेज़ आवाज़ें थी जो आहिस्तगी से करीब आ रही थी। वो दोनों ही मेजर की कही हुई पोजीशन संभाले हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब खड़े थे जब इन्हें सामने से शलवार कमीज़ में मलबूस लंबी लंबी दाढ़ी रखे, हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए, सर पर टोपी पहने बेरूप और बदसूरत दो आदमी अपनी तरफ आते दिखाई दिए। अपनी बंदूकें नीची करो। और इनका कहना ही था कि इन दोनों ने फ़ौरन अपनी बंदूकें नीचे ज़मीन पर रख दी। इन्हें देखकर दनियाल मुस्कुराया। ये दो दहशतगर्द इनका क्या बिगाड़ लेंगे? ओए, ये हमें यरगमाल बनाने की सोच रहे हैं ये डफर। वो अपने साथ खड़े कैप्टन से कहते हुए मुंह में बड़बड़ाया। कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। और बहुत डरावदार आवाज़ में कहने के बाद इनमें से एक दहशतगर्द इन दोनों पर बंदूक ताने हुए दूसरे दहशतगर्द को हेलीकॉप्टर के अंदर देखने के लिए कहने लगा। दूसरा तेज़ी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा और इसमें झांका। अंदर कोई भी नहीं था। इधर तो इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं सका और एक फायर की आवाज़ से वो वहीं पर नीचे गिर गया। इसके सर के पीछे से खून उबल उबल कर नीचे गिरने लगा और एक और फायर की आवाज़ से दनियाल पर बंदूक ताने दूसरा दहशतगर्द भी मुंह के बल नीचे गिरते वहीं पर ख़त्म हो गया। सर, मज़ा आ गया ये थ्रिलिंग सीन देखकर। दनियाल अपनी जैकेट उतारते हुए ऐसे खुशी से बोल रहा था जैसे किसी फिल्म पर तबसरा कर रहा हो। बहुत गर्मी है सर, अंदर शोले और अंगारे भड़क रहे हैं। मेजर असलम ने इसे जैकेट उतारते देखकर आंखें निकाली तो इस बार वो वाकई में पसीने से चूर बेचारों जैसी शक्ल बनाकर बोला। साथ खड़े लड़के इसके अंदाज पर हंस दिए। हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। तुम सब मेरे बिल्कुल साथ चौकन्ना होकर हर जाविये और सिमत को देखकर चलोगे। कहीं भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। मेजर असलम की बात पर इन सब ने बुलंद आवाज़ में यस सर कहा। सर, ये जगह तो बहुत है। इससे पहले कि दनियाल मज़ीद कुछ कहता, इसने अपने बिल्कुल सामने मज़ीद दो दहशतगर्दों को खड़े देखा जिनमें से एक के हाथ में रफ़ल थी और वो इस बंदूक को मेजर असलम के ऊपर ताने खड़ा था। सर, और एक पल भी ज़ाया के बिना वो भागकर मेजर असलम के बिल्कुल आगे दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। ट्रैगर दबाते ही एक ज़ोरदार फायर ने जैसे इसके पेट की खाल अधीर करके रख दी। इस गोली के अंदर घुसते ही जैसे खून का चश्मा इसके अंदर से फूट पड़ा। इस अचानक हमले से वो लड़खड़ा कर दो कदम पीछे हुआ। इसी लम्हे इसकी सुर्ख आंखें धुंधली पड़ गई। दर्द की वजह से ज़ुबान बिल्कुल खामोश हो गई।
उसी लम्हे इसे सबसे पहले वो याद आई, वो जिसका वो भाई बनने की कोशिश कर रहा था, वो जिसको वो सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। हाँ, वही वही याद आई थी इसे। विलादा सुल्तान सबसे पहले याद आई थी। मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज़ थी। इसे दूर से अपनी आवाज़ सुनाई दी। इसने देखा कि वो घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा है। नहीं दनियाल, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। और इसने बिल्कुल अपनी तरह ही इन तशद्दुगर्दों को घुटनों के बल नीचे गिरता देखा। इनके भी जिस्म में से इसी की तरह ही खून फूट रहा था। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं शहीद हो जाऊं। खुदा मुझे शहादत नसीब करे। इस इंतहा की तकलीफ़ के बावजूद भी वो मुस्कुरा दिया। हाँ, वो वाकई में मुस्कुराने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। और इसने इन्हीं में से एक दहशतगर्द के राइफल अपने ऊपर एक बार फिर उठते देखी। और फिर इसने जो किया महसूस किया। एक ज़ोरदार आवाज़ से गोली राइफल में से निकलकर इसके पेट में एक बार फिर जा लगी और वह वहीं पर नीचे गिर गया। इसका सर ज़मीन के साथ टकराया और इसकी फटी फटी आंखें सामने दहशतगर्द को देखे जा रही थी। कैप्टन दनियाल, आंखें बंद ना करना। इसे किसी के हाथ का लम्स अपने चेहरे पर महसूस हुआ। तुम अपनी माँ को मिलना भूल गए थे दानी। काश ये लम्स इसकी माँ का होता। बेख्तियार इसके जहन में अपनी माँ आई। इसके जहन में ना तकलीफ़ की सोच थी और ना ही दर्द की, बस सोच थी तो अपने रिश्तों की, अपने प्यारों की। हारिस, इसने अपने लहू से लोथड़े हुए कांपते हाथ को कैप्टन हारिस की जैकेट पर रखते हुए हल्के से सरगोशी की। इसे अभी तक फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। शायद वहाँ पर मज़ीद दहशतगर्द भी थे। हारिस फ़ौरन अपना कान इसके होंठों के करीब लाया। मेरी बहन, इसने एक लंबा सांस लिया। हारिस ने एक बार फिर इसे देखा। वो बमुश्किल बोल पा रहा था। उसी वक्त कुछ पट्टियाँ और इंजेक्शन्स लेकर एक फ़ौजी डॉक्टर इसके करीब आया। हारिस ने इसे देखकर एक बार फिर अपना कान इसके करीब किया। विलादा, विलादा, वो कुछ बोलना चाहता था। अक्लमंद तो फिर है ना मेरा बेटा, एवं ही तो नहीं डॉक्टर बन गया। एक बार फिर कुछ कहते हुए इसके जहन में अपनी माँ आई तो अजियतनाक तकलीफ़ के बावजूद मुस्कुरा दिया। हाथ चाबी। हारिस को अब इसकी समझ आने लगी। साथ बैठा डॉक्टर इसकी गोली निकालने में मसरूफ़ था। अब तकरीबन 2 फ़ौजी इसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक लेकर जाना चाहते ही थे कि इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और मना कर दिया। हारिस, इसने दोबारा हारिस को बुलाया। मेरा सेफ चाबी फ्रेम में है, हाथ है इसमें। विलादा, विलादा को वो हाथ दे देना। और फिर इसकी सांसें उखड़ाने लगी। वो मुश्किल से ऊंचा ऊंचा सांस ले रहा था। सब इसके पास खड़े कलमा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इस आवाज़ पर मुस्कुराया और एक लंबा सांस बाहर निकाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर इसकी सांस थम गई। जिस्म बेहिस हरकत और साकत हो गया। आई विल मिस यू दानी। और इसकी आंखें भी बंद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक फ़ौजी की आवाज़ इस वीराने में गूंजी। वो हारून साहब के घर ही अफ्तार की तैयारी करवा रही थी क्योंकि दनियाल कुछ ही देर में आने वाला था। अब तकरीबन 21-22 घंटों के बाद वो अपने पहले मिशन में कामयाब होकर वापस घर आ रहा था। वो कुछ देर मुलाजमा के साथ अफ्तारी की तैयारी करवाने के बाद लाउंज में आ गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सहर की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, लेकिन आज इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ी हुई थी। आज सहर की अम्मी भी इनके घर आई हुई थी। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, अजीब सा दर्द हो रहा है, वो बोल रही थी। फिर आओ अस्पताल चलते हैं, हारून साहब परेशानी से बोले। कमरे में इन चारों के अलावा इस्मा साहिबा मौजूद थी। अरमान असद किसी काम से गए हुए थे। देखती हूँ कुछ देर में अगर नहीं ठीक होती तो चलते हैं, वो मुश्किल बोल पा रही थी। अजान का वक्त भी होने वाला था। दफ्तन लाउंज में ज़ब्त से सुर्ख चेहरा लिए अरमान दाखिल हुआ। सबकी निगाहें इस पर पड़ी। वो खामोश से इन सबको देख रहा था। अंकल, वो बमुश्किल बोल पाया। क्या बात है अरमान, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हारून साहब के इस सवाल पर विलादा ने बगौर इसके चेहरे के तासरात को देखा। सब ही दम साधे इसे देख रहे थे। अंकल, दानियाल शहीद हो गया है। अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था या मौत का स्वर फूंका गया था? सब पर यह खबर सुनते ही जैसे मौत तारी हो गई थी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? सबसे पहले बेयकीनी का सकता इस्मा साहिबा का टूटा। आंटी, हमारा दानी शहीद हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये अल्फाज सुनते ही जैसे इस्मा साहिबा बेख्तियार ज़मीन पर बैठ गई। विलादा के कान जैसे ये बात सुन ही नहीं पा रहे थे। दिल था कि कुछ भी तस्लीम ही नहीं कर पा रहा था। जहन था कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस बुत बनी इस्मा साहिबा को देखे जा रही थी। नहीं दानी, नहीं। इस्मा साहिबा ज़मीन पर बैठी जैसे खोए खोए अंदाज में बिल्कुल बेयकीनी से साकत बैठी बोल रही थी। असल हौसला तो इस वक्त हारून साहब का था, जिन्होंने ज़ब्त की लाजवाब मिसाल कायम करते हुए अपनी बीवी को नीचे बैठ कर सहारा दिया।
मम्मी मम्मी। अचानक सहर शायद तकलीफ से बुरी तरह चीखने लगी। वो खबर सुनकर और दर्द से बुरी तरह रोने लगी। सहर क्या हुआ? इसकी माँ भी रोती हुई अपनी बच्ची की बिगड़ती हुई हालत को देखने लगी। मम्मी मेरी जान निकल रही है। क्या सिर्फ वही बची थी सच तस्लीम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कर पा रही थी सच्चाई का सामना। अरमान फ़ौरन चलकर सहर के पास आया। अंकल। वो पीछे मुड़कर हारून साहब को परेशानी से देखते हुए बोला, जो हारे हुए अंदाज में अपनी गम से निढाल बीवी को सहारा देते हुए बोले, तुम सहर को ले जाओ हॉस्पिटल में, यहाँ पर सब कुछ संभाल लेता हूँ। वो जैसे दिल शिकस्ता अंदाज में बोले। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। मैं रास्ते में सबको फ़ोन कर दूंगा, आप आंटी को संभालें। इसके कानों में आवाज़ टकरा रही थी, लेकिन सब कुछ इसकी समझ से बाहर क्यों था। वो बिल्कुल जामदसी सकते की हालत में बैठी अरमान को सहर को उठा कर लाउंज से बाहर जाते हुए देख रही थी। सहर की माँ भी इन दोनों के पीछे भागी थी। अब लाउंज में सिर्फ वो तीनों थे। हारून ये क्या कह रहा है? अरमान मेरा दानिश शहीद हो गया है, इसमा साहिबा बेयकीनी से अपने शोहर से पूछ रही थी। इसी वक्त कहीं नज़दीक से मगरिब की अज़ानों की आवाज़ें आने लगी। इनमें से किसी ने भी पानी का एक घूंट तक ना पिया। सारी प्यास और भूख मर गई थी, सब कुछ मर गया था। कुछ ही पलों में साथ वाले हमसाए इनके घर आ गए। इसी तरह इसने अपनी निगाहों के सामने बहुत से लोग आते हुए देखे। वो सकते की हालत में वहाँ से खड़ी हो गई और लाउंज से बाहर निकल गई। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। इसे नहीं मालूम हुआ कि कब वो अपने शिकस्त खरदा कदमों को उठाती हुई मेन डोर पर आकर बैठ गई और मेन गेट पर निगाहें मरकूज़ किए दनियाल का अपने कदमों से चल कर आने का इंतज़ार करने लगी। इसे ये भी मालूम ना पड़ा कि कब और किस वक्त घर में इंतहा का रश इकट्ठा हो गया। अंदर बाहर जैसे लोगों का ढेर लग चुका था। औरतों के बेन रोने और आह बका की आवाज़ें आने लगी। इसे ये भी मालूम ना हुआ कि कब इसमा साहिबा को पकड़ कर लॉन में लाया गया और ना ही इसे अरमान के गेट से अंदर दाखिल होने का पता चला। इस वक्त इसकी आंखों में कुछ था तो इंतज़ार, अपने भाई के वापस सही सलामत आ जाने का इंतज़ार। वलीद कुछ पता चला कि क्या हुआ है? मेन डोर के करीब ही खड़े एक जवान लड़के से साथ खड़ी रोती हुई औरत पूछ रही थी। मम्मी हेलीकॉप्टर में तकनीकी मसले की वजह से इन्हें फौरी तौर पर आबादी से हट कर लैंडिंग करनी पड़ी थी। वहीं पर ही इन पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। इसने शायद बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, इसी वजह से ही इसके पेट में गोलियां लगने की वजह से जान चली गई। सुना है कि अपने कमांडो को बचाते हुए इसे ये गोलियां लगी हैं। वो लड़का अपनी माँ को बता रहा था, जिनके अल्फाज इसके कानों में पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो पलक झपकाए बिना एक टुक गेट की जानिब देखे जा रही थी। कितने पल बीत गए, कितनी देर गुजर गई, जब इसे एम्बुलेंस की आवाज़ अपने करीब से आती हुई सुनाई दी। इसने बेसाख्ता अपने कानों पर हाथ रखा। इसी के साथ ईशा की अज़ानें भी होना शुरू हो गई। लोगों की धाड़ ने आवाज़ें मज़ीद बुलंद कर दी। अब की बार गार्ड ने गेट खोला और एम्बुलेंस करके अंदर दाखिल हुई। वो वहीं पर बेयकीनी से पलक झपकाए बिना बैठी, आंखें फाड़ फाड़ कर वो नाकाबिले बर्दाश्त मंजर देख रही थी। मेरी हमदर्दी का स्टाइल दूसरों को तंग करना ही है। दूर कहीं से इसे दनियाल की आवाज़ अपनी समाहतों में पड़ती सुनाई दी तो आंखों में खुद ब खुद नमी उतर आई। मेरी बहन बूढ़ी हो रही है, घर आए रिश्ते धुतकार रही है, फिर फिक्र नहीं होगी तो क्या होगा? एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और सबसे पहले अपने कदमों पर चलता हुआ कोई लड़का बाहर निकला। आंखों में एक उम्मीद उभरी, लेकिन अगले पल ही इसकी आंखों में शाम उतर आई। वो असद था। लोग दौड़ते हुए एम्बुलेंस की तरफ बढ़ रहे थे। हैप्पी एंडिंग में क्या पड़ा होता है? ना ही इनमें कोई रियलिटी होती हो और ना ही किसी किस्म की फीलिंग्स। असल मज़ा तो सैड एंडिंग का ही होता है। आपकी बार अपने ऊपर सब्ज हिलाली परचम लिपटे एक ताबूत बाहर निकला जा रहा था, जिसे देखकर इसका सकता टूटा, उम्मीद टूटी, दिल तो करची करची हो गया। लोगों के रोने की आवाज़ों में मज़ीद इजाफा होता गया। अब इतना भी मासूम, सादा और शरीफ नहीं हूँ। मेडिकल कॉलेज में मुझ जैसा चालाक और होशियार कैडेट कोई भी नहीं था। इसमा साहिबा और हारून साहिब बारी बारी इस ताबूत में बंद किसी बेजान जिस्म को चूम रहे थे। असद पास खड़ा रो रहा था और अरमान हारून साहब के शाने को थाम कर इन्हें सहारा दे रहा था। ओह, आज तो बड़े बड़े लोग अपने घर नज़र आ रहे हैं। इसका सर बुरी तरह चकराने लगा। वो गौर से सामने देख रही थी जब कोई हारून साहब से आहिस्तगी से कुछ कहने लगा। ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आपको छू कर भी ना गुजरे और चाहे जो भी हो जाए, आपका भाई हमेशा आपके साथ ही रहेगा। इसे मालूम ही ना हुआ कि कब इसकी आंखों से आबशार की तरह आंसू गिरने लगे।
अपना ख्याल रखिएगा विलादा। इसके कानों में दनियाल की आवाज़ गूंजी तो गोया वो लर्ज उठी। दानी वो इसके आगे इसके लब खुले के खुले रह गए। आवाज़ हल्क में ही दम तोड़ गई, ज़बान हिलने से इनकार कर गई। क्या आप मेरी बहन बन सकती हैं? आवाज़ कानों में गूंजते ही वो बेइख्तियार जीने पर से उठ गई और इस रश में भागने लगी। दानी इसके कदम आगे बढ़ने लगे। दरमियान में बैठे लोग इसे दीवानों की तरह आगे चलता देखकर खुद ब खुद रास्ता देने लगे। वो इसे जानते नहीं थे, लेकिन इसकी हालत से मालूम होता था कि कोई बहुत ही करीबी रिश्ता था इन दोनों का। वो तेज़ कदमों के साथ इस ताबूत के थोड़ा सा पीछे खड़ी हो गई। दानी इसके लब फड़फड़ाए। अरमान ने चौंक कर पीछे देखा। इतनी देर में विलादा जैसे इसे बिल्कुल भूल चुकी थी। अब याद आई तो इसकी तकलीफ़ का ख्याल आया और इसकी तकलीफ़ का सोच कर एक बार फिर इसके जिस्म में खंजर चलने लगे। विलादा वो इसे दीवानों की तरह अपने पीछे खड़ा देखकर हैरत से बोला, लेकिन इसने कुछ भी सुनना कहाँ था। वो तो 2 कदम आगे चलकर इस ताबूत के पास बैठ गई और गौर से इस शीशे के अंदर वो चेहरा देखने लगी जिसे वो पहचानती भी नहीं थी। चेहरे पर हल्दी मानिंद पीला रंग ओढ़े हुए, आंखें जो हमेशा हर किसी को देखकर चमकती थी आज तरीक लग रही थी, और लब जो कभी बोलते बोलते थकते नहीं थे, बिल्कुल खामोश थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो मुस्कुरा रहे थे। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी और इस यकीन से मुस्कुराने लगी कि ये इसका दानी नहीं है। इसने फ़ौरन मुस्कुराते हुए अपना झुका हुआ सर उठाया और अपने सामने बैठकर रोते हुए उन अनजान लोगों को देखा जिनका गम इससे साझा था। ये दानी नहीं है, ये तो कोई और है। रोने की ज़रूरत नहीं, हमारा दानी अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली तो सब इसे हैरानी से देखने लगे। वो बेइख्तियार पीछे मुड़ी और कुर्सी पे बैठी इस्मा साहिबा को देखने लगी, जो हल्की हल्की सिसकियाँ भर रही थी। शहीदों की माएँ तो फिर ऐसे ही होती हैं, सब्र तो जैसे इन्हें खुदा की तरफ से फ़ौरन मिल जाता है। आंटी ये दानी नहीं है, दानी तो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कभी भी खामोश नहीं रहता। आप सबको गलतफहमी हो रही है अंकल। अब की बार इसने पास ही खड़े हारून साहब को देखा जो इसे तकलीफ से देख रहे थे। अंकल कहाँ पर है दानी? अभी तक आया क्यों नहीं? इसकी आंखें रो रही थी, इसे एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन इसका चेहरा आंसू से भीग चुका था। विलादा ये दनियाल ही है, तुम एक बार इसे देख लो, फिर हमें इसे लेकर जाना है। अरमान इसके पास झुकता हुआ शाने पर हाथ रख कर बोला तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। कुछ देर यूं ही देखने के बाद वो बेइख्तियार पीछे मुड़कर इस शीशे के अंदर गौर से देखने लगी। कुछ पल, बस कुछ पल लगे थे पहचानने में, फिर वो धाड़े मार मार कर जनूनी अंदाज में रो दी। दानी उठो ना प्लीज़, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो ना। अल्लाह जी तुम आंखें क्यों नहीं खोलते? देखो सब कहते हैं तुम नहीं रहे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम हो। उठ जाओ ना प्लीज़, हमारे साथ उठकर बातें करो। तुमने तुमने तो कहा था कि हर तकलीफ़ और परेशानी में मेरे साथ होगे, तो फिर देखो ना कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। आओ ना मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ प्लीज़ दानी। देखो ना अरमान ये क्यों नहीं उठ रहा। वो बुरी तरह रो रही थी और अपने साथ बैठे लोगों को एक बार फिर खून के आंसू रुलाने लगी। अरमान ने तकलीफ से इसके शाने पर हाथ रखा। सब्र करो विलादा। नहीं नहीं, वो बेइख्तियार बोली और एक बार फिर इस शीशे के पार इस बेजान जिस्म को दोबारा देखने लगी। दानी मेरे साथ बातें करो, मुझे हंसाओ ना, जैसे तुम अपनी फजूल हरकतों से हमें हंसाते थे। अब क्यों चुप हो? उठो ना, हम अपने शहजादे के बिना कैसे रहेंगे? कुछ तो एहसास करो। बाबा वक्त हो रहा है जनाजे का। इस असद हारून साहब के पास बैठता हुआ बोला तो उन्होंने थके हुए अंदाज में इस बात पे सर हिलाया। विलादा ने बेयकीनी से इन्हें देखा। वो चंद पलों में ही बूढ़ी लगने लगी थी। हारून साहब उठकर इस्मा साहिबा के पास आए। बेटे को सपुर्द हाक करने की इजाज़त है इस्मा? और ये सवाल पूछते ही इस्मा साहिबा बेइख्तियार इनके शाने के साथ लग कर फूट पड़ी। कैसे करूँ सपुर्द हाक अपने जवान बेटे को? अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही अपने बच्चे को किसी के कंधों पर उठता देख कर। इतनी देर में बड़े बड़े आर्मी अफसरान भी दनियाल के जनाजे के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो इनका दिल उबल गया। क्या सिर्फ एक बार में दोबारा अपने बच्चे का माथा चूम सकती हूँ? वो बेबसी से बोली तो हारून साहब ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। वहीं पर खड़े एक फ़ौजी ने इस ताबूत का कवर उठाया। विलादा की निगाह बिल्कुल सामने इस बेखौफ चेहरे पर बराह रास्त पड़ी तो जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर इस चेहरे को देखने लगी। इस्मा साहिबा आगे बढ़ी और दानी के पास जाकर इसके गालों और माथे पर जहाँ से खून रस रहा था बोसा दिया। आप
ले जाएं इसे। हो सके तो किसी तरह बता दीजिएगा कि दानी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर वीरान हो गई है। वो बुरी तरह रो रही थी कि हारून साहब भी हिम्मत हारने लगे। विलादा ने बिना पलक झपके इस चेहरे पर हाथ रखा जो बिल्कुल साफ सुथरा था, जिस पर ज़रा सा भी दाग तक न था। दफ्तन इसकी निगाह इसके पेट पर गई जो पट्टियों में जकड़ा हुआ था, जिसमें से वाज़िया सुर्ख रंग का लहू उबलता हुआ नजर आ रहा था। इसने इसके पेट पर हाथ रखा तो वो सिर्फ सुर्ख रंग का लहू अपनी उंगली की पूरों पर दिखाई दिया और ये देखते ही वो एक बार फिर बल्क उठी। या अल्लाह, कैसे सह ली तुमने ये तकलीफ़ शहज़ादे। वो आप अपने हाथों को इसके गालों पर रखे दाढ़ें मार मार कर रो रही थी। तुम्हारा खून बेमोल तो ना था, तुम्हारे खून का एक एक कतरा बहुत कीमती है दानी। उफ़ अल्लाह, दानी वापस आ जाओ, खुदा के लिए वापस लौट आओ हमारे पास। वो फूट फूट कर रो रही थी। बताएं ना, उन्होंने हम सब से अपनी जान से अजीज़ भाई को क्यों छीन लिया, क्यों मारा उन्होंने धानी को? क्या कसूर था मेरे भाई का? क्यों जुल्म की इंतहा कर दी उन्होंने? वो अपनी निगाहें उठाते हुए सामने खड़े फौजियों से चीख चीख कर पूछ रही थी, आप बिस्मिल्लाह करें। हारून साहब ने इसके सवाल पर एक गहरी सांस अंदर खींचते हुए अपने पास खड़े आर्मी ऑफिसर को कहा तो विलादा ने फ़ौरन अपने दोनों हाथों को ताबूत पर रख दिया। नहीं, दानी को किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं, वो खुद चलेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। आप कुछ देर प्लीज़ रुक जाएं। मुझे पता है कि वो जाग जाएगा, अभी सो रहा है, इतने घंटे काम पर गुजार के आया है, अभी थका हुआ है ना दानी? वो आखिरी बात पर दोबारा इसे अपने हाथों में लिए ताबूत के अंदर देखने लगी तो दिल जैसे धक से रह गया। ये क्या, वहाँ पर धानी नहीं था, वहाँ पर तो उस्मान लेटा हुआ था। वो बगौर इस चेहरे को देखने लगी। वो वाकई में इसका उस्मान था। एक फ़ौजी ने आगे बढ़कर वापस ताबूत के ऊपर ढक्कन रख दिया। विलादा, छोड़ दो इसे। अरमान ने इसके शीशे पर से हाथ उठाए तो इसने बेहतियार डबडबाई हुई आंखों के साथ अरमान की जानिब देखा। अरमान, ये तो मेरा उस्मान है, मेरा भाई है, अब एक बार फिर जा रहा है, मैं इसे जाने नहीं दे सकती, प्लीज़। सभी इसके चेहरे की जानिब देख रहे थे, यहाँ तक कि इसमें साहिबा भी अपनी तकलीफ़ छोड़कर इसे देखने लगी, क्योंकि इसका काम तो सदियों पुराना था जो एक बार फिर ताज़ा हो चुका था। अरमान ने नीचे बैठ कर इसे अपने साथ लगा लिया। इसने देखा कि अब इस ताबूत को कोई उठा रहा था। नहीं, रोको इन्हें कोई। अरमान, इन्हें रोको, ये मेरा उस्मान एक बार फिर लेकर जा रहे हैं, मेरा उस्मान मुझसे दोबारा छीना जा रहा है, प्लीज़ रोक लो इन्हें। वो बेहतियार वहाँ से खड़ी हो गई, इस परचम में लिपटे ताबूत को पकड़ने लगी। खुदा के लिए इसे मत लेकर जाएं, अंदर उस्मान है, मेरा उस्मान एक बार फिर जा रहा है, दानी को मत लेकर जाएं, वो मेरा उस्मान है। एक बहन पर तरस खाएं प्लीज़, हमारे दानी को हम सब से जुदा मत करें। वो बुरी तरह भलकते हुए रो रही थी तो अब की बार इसे असद ने थामा। विलादा, दानी अब नहीं रहा, सब्र करो मेरी गुड़िया, वो इसे अपने साथ लगाते हुए बोला। सब्र मैं कैसे कर लूँ, मेरे भाई को आप सब मट्टी के नीचे छोड़कर आने वाले हैं, वो अकेला होगा वहाँ पर, इस अंधेरे में इसे डर लगेगा, इसके पास कोई भी नहीं होगा, वह तन्हा कैसे रहेगा वहाँ। वो तकलीफ़ से कह रही थी। वो अल्लाह के पास है और अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनियों में है। असद बोला तो वो जैसे बिल्कुल बुत बन गई। मलाइका, इसे संभालो प्लीज़, असद ने अपने पास बैठी मलाइका से कहा जो इसे ही देखते हुए रोई जा रही थी। असद की बात पर इस बात में सर हिलाती हुई वो उठी और विलादा को शानों से पकड़कर नीचे बिठाने लगी। आप मेरी बहन बनेगी। सब इसे कंधे पर उठाए गेट से बाहर निकल रहे थे। आप मेरी बहन बनेगी, इसके कानों में आवाज़ दोबारा गूंजने लगी। वो बेयकीनी और बिल्कुल खामोशी से इस गेट जो देखने लगी जहाँ से वो अपने कदमों पर चलता हुआ निकला था और अब दूसरों के कंधों पर चलाता हुआ जा रहा था। दानी, मेरे शहजादे। दानी वो गेट को देखते हुए अपने खुश्क होंठों के साथ मुँह में बड़बड़ा रही थी। मत लेकर जाओ प्लीज़, मैं कैसे रहूँगी इसके बगैर। या खुदा, ये क्या हो गया है, वो कैसे जा सकता है। वो अभी तक मुंह में बड़बड़ा रही थी। सभी लोग वहाँ पर दनियाल की जवानी का रोग लिए बैठे थे। इसे अब गेट पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंटी, हमारे घर की रौनक जा रही है, आप इस रौनक को जाने से रोक लें वरना सब कुछ सुनसान पड़ जाएगा। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। वो जैसे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इनमें खौफ लिए इन्हें बता रही थी। उन्होंने लर्जते हुए हाथों से इसके सर पर हाथ रखा और नफ़ी में सर खिलाया। वो इसे ले गए हैं, मैं नहीं रोक सकती, ले गए हैं वो। मेरे उस्मान को कैसे लेकर जा सकते हैं। वो दबी दबी आवाज़ में उनसे पूछ रही थी। फिर वो मुंह में मज़ीद कुछ कहते हुए वहाँ से थके हारे अंदाज में उठी। कहाँ जा रही हो विलादा। अस्मा साहिबा ने इसका हाथ पकड़ा। इन्हें इसकी जहनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम। वो ये कहती हुई आगे बढ़ गई। इसके एकदम मेन डोर की तरफ बढ़ रहे थे। मलाइका, इसके पास जाओ, कहीं उल्टी सीधी हरकत न कर ले। वो वहीं पर बैठे बैठे बोली तो वो उस बात में सर हिलाती हुई वहाँ से उठ गई।
तूने दुश्मन को जला डाला है, शोला बन के उभरा हर जाम पे तू, फतह का नारा बन के इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूँ, अपनी जान नज़र करूँ, जज्बा शौक़ शहादत पेश करूँ, अपनी जान नज़र करूँ, अपनी वफ़ा पेश करूँ। एक बहुत ही बड़ी तादाद में शान के साथ कैप्टन दनियाल का जनाजा किया जा चुका था। रैंप सेरेमनी में बहुत से फ़ौजी अफसरान ने शिरकत की थी। एक शहीद का असल ख्वाब तो रैंप सेरेमनी में पूरा होता है जब हर किसी के ज़ुबान पर इस एक फ़ौजी का नाम होता है, जब हर कोई इसकी बहादुरी और शुजाअत को सराह रहा होता है। इतने कम वक्त में भी इस कदर लोगों का ढेर था कि बहुत से लोग कब्रिस्तान के बाहर खड़े इसका जनाजा पढ़ कर गए थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मजमा ख़त्म होता गया, सब अपने अपने घरों को रुखसत हो गए थे और अब सिर्फ वही तीन इसके कब्र के पास खामोशी से खड़े हुए थे। असद के फ़ोन पर अचानक बैल बजी। इसने अपना फ़ोन जेब से निकाल कर उठाते हुए कान से लगाया। यस सर, वो फ़ोन पर बाहिम्मत लहजे में बोला। जी बेहतर सर, इसने बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। हारून साहब ने इसकी जानिब देखा। बाबा, मुझे अभी इसी वक्त एक मेजर ऑपरेशन के लिए बलोचिस्तान जाना है। इसके चेहरे पर थकन के असरात जैसे गायब हो गए थे और आवाज़ में बला का हौसला था। हारून साहब ने मुश्किल से इसके शाने पर हाथ रखा। जाओ असद, जाओ, जाकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करके आओ। ये कहते हुए वो जैसे रो पड़े। असद और अरमान इन्हें देखते रह गए। दनियाल की शहादत की खबर सुनकर भी इनका हौसला बुलंद था। अपने जवान बेटे को अपने बूढ़े कंधों पर भी उठाते हुए वो कमज़ोर नहीं पड़े थे। अपने सबसे लाडले बेटे को सपुर्द खाक करते हुए उन्होंने अपने आंसू को छुपा लिया था। लेकिन अब जैसे वो इस बहुत बड़े नुकसान के आगे दिल खार बैठे थे। एक बेटा अपने मुल्क की राह में कुर्बान हो गया है और दूसरा बेटा इसी वक्त मुल्क के लिए कुर्बान होने को तैयार खड़ा था। असद और अरमान ने इनके शाने को थामा। कैसे पलों में ही दानी हमसे बिछड़ गया है, पता भी नहीं चला और वो हमसे दूर भी हो गया है। वो रोते हुए जैसे बहुत हैरान हो रहे थे। सब्र करें बाबा, शहीदों के वालिदैन बहुत बुलंद हौसले वाले होते हैं। आपने मम्मी को संभालना है। अगर आप ही कमज़ोर पड़ गए तो इनका क्या होगा। दानी तो खुशकिस्मत है कि इसको इतना बड़ा रुतबा नसीब हुआ। ये दूरी भी पलों की है, फिर हम एक साथ ही तो होंगे। असद की आंखें पुरनम थी लेकिन वो अपनी हिम्मत बहुत हार चुका था। तुम जाने से पहले सहर को तो एक बार देख जाओ, वो आईसीयू में है, बहुत बीमार है। इनकी बात पर उसने इस बात में सर हिलाया। मैं जाते हुए उससे मिल लूँगा। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अरमान, वो इससे कुछ कहना चाहता था। यार तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए। बस जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करना। इसने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो जैसे एक गहरी सांस अंदर खींचते हुए ज़ख्मी सा मुस्कुरा दिया। फिर वो इन दोनों को खुदा हाफिज़ कहता हुआ वहाँ से चला गया। देख रहे हो कितना बुलंद हौसला है मेरे बेटे का। इनकी आंखें तकलीफ़ से लबरेज थीं। फिर उन्होंने एक निगाह इस कब्र की जानिब की और इस गीली मिट्टी को देखा जो बड़े बड़े फूलों के गुलदस्तों में छुपी हुई थी। बहुत ही गहरी नींद सो गया है मेरा दानी। वो चाह कर भी अपने आप पर काबू ना पा सके थे। अरमान ने इनके शाने पर हाथ रखा और इन्हें कब्रिस्तान से बाहर ले आया। वो इस वक्त भी अंदर लाउंज में आकर बैठी हुई थी और एक टुक सामने दीवार को देख रही थी। इसकी आंखों से लाशौरी तौर पर आंसू फिसल रहे थे जिनका इसे अंदाज़ा तक भी ना था। कितनी देर बीत गई इसे वहाँ पर अकेले बैठे बैठे। जब लाउंज में लोग आकर बैठना शुरू हो गए, अब सबको सहरी कराई जाने लगी थी। वो किसी पर भी ध्यान दिए बगैर वहाँ से उठकर घर की पिछली तरफ बने लॉन में आ गई जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वहीं पर जीनों में आकर बैठ गई। वो खामोश थी। इसके अंदर भी गहरी खामोशी थी। कोई गिला कोई शिकवा नहीं था। वो गहरी सांस लेकर ऊपर आसमान को देखने लगी तो वो ख्वाब झूठा नहीं था। कुर्बानी मेरे उस्मान ही की होनी थी, वो बेइंतहा तकलीफ से कह रही थी। वो ये सोच ही रही थी कि इसके शाने पर हाथ रख कर जीने पर इसके साथ मलाइका आके बैठ गई। इसने हाली हाली निगाहों से मलाइका को देखा। सहर आपी के घर बैठा हुआ है। इनकी तबीयत भी काफ़ी दिनों से इसी वजह से ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर्स को इनका फ़ौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ा। और ये खबर सुनकर जैसे वो हकदक बैठी रह गई। सहर का बेटा हुआ है। वो बेहतियार रो दी तो मलाइका ने भी रोते हुए मुस्कुरा कर सर इस बात में हिला दिया। वो बेसाख्ता इसके गले लग गई। दानी को बच्चे बहुत पसंद थे। इसे सहर के बेबी के इस दुनिया में आने का बहुत इंतज़ार था। इसे अपने चाचू कहलवाने जाने का बेसब्री से इंतज़ार था। वो इसे अपने से अलग करती हुई बोली तो जवाबन मलाइका भी फूट पड़ी। दनियाल भाई बहुत अच्छे थे।